हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है भारत में सार्वजनिक संस्थान, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो सार्वजनिक संस्थान है, ये जो कंप्लीट बुक है, ये आपकी इस बारे में है। आज की वीडियो में हम इस बुक को शुरू करेंगे और इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सब के बारे में कवर अप करते हुए चलेंगे अपकमिंग वीडियोस में। टोटल आपको अराउंड यहाँ पे 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, टोटल 6 यूनिट अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट है। उसके बाद 7 यूनिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, का और खा में। ठीक है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे आपके एग्जाम से पहले, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखें। हमारा जो यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन। ठीक है, इसमें हम बेसिकली बेसिक चीजों के बारे में पता करेंगे सार्वजनिक संस्थान के बारे में। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे। आपको ये नोट्स चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। और नोट्स हमारे पीडीएफ एक प्रकार से कहें तो हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। यूनिट नंबर 1, सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन। सार्वजनिक संस्थान मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो कि पब्लिकली अवेलेबल है इंडिया में। ठीक है, उनका अध्ययन के बारे में है ये। सार्वजनिक संस्थान का की अवधारणा। सार्वजनिक संस्थान वे संस्थान होते हैं जो संघीय, राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किए जाते हैं। इनमें उच्च शिक्षा संस्थान, अनुसंधान संस्थान और सरकारी निकाय भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये ऐसे संस्थान होते हैं, ठीक है, जिनको आप कहें एक प्रकार से संघीय, राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई एक संघ की सरकार द्वारा, या फिर अगर आप राज्य में स्थित है तो राज्य की सरकार के द्वारा, और या फिर किसी आप कह सकते हैं कि स्थानीय कोई सरकार है, लोकल, उनके द्वारा ये जो संस्थान है इनको स्थापित किया जाता है और चलाया जाता है। इसमें आप कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थान होते हैं, मतलब हायर एजुकेशन के लिए जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो। अनुसंधान होते हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से नई नई चीजें सीखी जाती है, नई नई चीजें कराई जाती हैं। ठीक है, और फिर सरकारी निकाय शामिल होते हैं। ये संस्थान समाज में सरकारी नीतियों और क्रिया- कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संस्थानों का मेन काम क्या है, ये समाज में करते हैं सरकारी नीतियां, सरकार के द्वारा बनाई गई कोई नीति या कोई कार्यक्रम लाया गया है तो उसे लागू करना। ठीक है, उसका ध्यान रखना, ये सारी चीजें इनका काम होता है। सार्वजनिक संस्थानों का मुख्य विशेषता यह होती है कि वे सरकार से जुड़े होते हैं और जनहित के कार्यों को संपन्न करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, इनकी मुख्य विशेषता क्या है कि एक तो ये सरकार से कनेक्टेड है, ठीक है, और जनता के हित में, ठीक है, जनता की हेल्प के लिए, जनता के हित में ये संस्थान जो है वो काम करते हैं। मेनली हम कहें कि सरकार द्वारा संस्थान बनाए गए हैं जो कि जनता के हित के लिए हैं, जनता की हेल्प करने के लिए हैं। ठीक है, सरकार का अगर कोई नया कार्यक्रम या फिर हम कहें जनहित योजना आती है तो ये जो सरकारी संस्थान है ये वो चीजें करते हैं। इनमें सभी स्तरों की सरकारें जैसे स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकारें शामिल होती हैं। ठीक है, ये जो संस्थान है इनमें हर लेवल की, स्थानीय मतलब लोकल, फिर स्टेट लेवल की, और फिर नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट्स हैं, ये सब इसमें शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार के बीच होने वाले सम्मेलन और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी सार्वजनिक संस्थानों का हिस्सा होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो सरकार के बीच में होने वाली जो सम्मेलन है, ठीक है, सम्मेलन करवाती है सरकार ये, या फिर कोई भी अन्य प्रशासनिक व्यवस्था है, कोई भी ऐसी व्यवस्था जो कि एक प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है, वो एक प्रकार से कहें तो सार्वजनिक संस्थानों का एक हिस्सा होती है, उनसे जुड़ी होती है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से ये कहें कि सरकारी संस्थान जो है वो ये सार्वजनिक संस्थान है, इनको स्थापित किया गया ताकि जनता की हेल्प हो सके। और ठीक है, अगर सरकार कोई सम्मेलन कराना चाहती है तो ये भी इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। सार्वजनिक संस्थानों का महत्व की बात करें तो इन संस्थानों का में अध्ययन करने से हमें यह समझ में मदद होती है। ठीक है, आप देखिए अध्ययन करते हैं तो पहला पॉइंट क्या बनता है यहाँ पे कि कानून और सार्वजनिक नीतियां कैसे बनाई जाती हैं और लागू की जाती हैं। ठीक है, सार्वजनिक संस्थानों के महत्व की बात करें तो इन संस्थानों का अध्ययन करने से क्या होता है, हमें समझ में आता है इन पॉइंट्स के बारे में कि भाई कानून और जो सार्वजनिक नीतियां हैं ना वो कैसे बनाई जाती हैं और लागू कैसे होती हैं अभी। ठीक है, दूसरा हमें समझ में आएगा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कैसे काम करती है। ठीक है, यह कार्य करती है। तीसरा आता है नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। भाई नागरिकों के जो अधिकार है ना, उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनको सुरक्षित किया जाए, ये कैसे किया जाता है, ये हमें जब हम सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन करते हैं ना तब हमें समझ में आता है। और चौथा पॉइंट है यहाँ पे कानून और संविधान का पालन कैसे किया जाता है, इसके बारे में। अब संस्थान की ना कुछ परिभाषाएं भी प्रस्तुत की गई हैं। ठीक है, डगलस नॉर्थ के अनुसार, डगलस नॉर्थ जो कि 1991 में है, ठीक है, तो डगलस नॉर्थ 1991 ने संस्थानों को
मानव निर्मित बाधाएं बताया है जो राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक संपर्कों को नियंत्रित करती हैं। उन्होंने संस्थानों को दो भागों में विभाजित किया है। पहले आते हैं अनौपचारिक संस्थान, इनमें परंपराएं, रीति रिवाज, आचार संहिता आदि शामिल होते हैं। और औपचारिक जो संस्थान होते हैं, इसमें संविधान, कानून, संपत्ति अधिकार और सरकारी नीतियां शामिल होती हैं। देखिए, डगलस नॉर्थ ने जो संस्थान है, जैसे कहें सार्वजनिक संस्थान, इनको ना बताया, इनको क्या बताया, इनको बताया मानव निर्मित बाधाएं, मानव के द्वारा जो बाधाएं बनाई गई हैं वो, इनको ये बताया। ठीक है, इन्होंने इन संस्थानों को दो हिस्सों में बांटा है, औपचारिक और अनौपचारिक। जो अनौपचारिक है उसमें भाई पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज और आचार संहिता, ये सारी चीजें शामिल होंगी। ठीक है, कोई भी संस्थान जो कि अनौपचारिक है उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। भाई पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, ठीक है, पुराने रीति रिवाजों से सारे काम हो रहे हैं। और वहीं अगर हम औपचारिक संस्थान को देखें तो उसमें संविधान के द्वारा काम होता है। ठीक है, कानून तो देखने को मिलेगा, संपत्ति का अधिकार आपको देखने को मिलेगा, और सरकारी नीतियां जो है ना वो सब इसमें शामिल होती हैं। तो ये फिर नॉर्थ के अनुसार संस्थाएं समाज में नियमों की तय कार्य करती हैं जो व्यवस्थाएं बनाए रखने और अनिश्चितता को कम करने में सहायक होती है। ठीक है, डगलस नॉर्थ के अनुसार क्या है कि संस्थाएं जो है समाज में नियमों की तरह कार्य करती है। जो भी संस्थान है वो समाज में कोई रूल या नियम हो गया उसके आधार पर या उसकी तरह काम करते हैं, जो क्या करते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं समाज में। भाई कि समाज में जो गलत चीजें हो रही हैं या फिर हम कहें कोई भी ऐसी व्यवस्था जो कि नहीं हो रही है, तो वो इनका काम होता है संस्थानों को बनाए रखना, कि व्यवस्था बनी रहे समाज में, समाज सही प्रकार से काम करे। ठीक है, और अनिश्चितता को कम कराने में सहायक होती है। फिर संस्थाओं की उत्पत्ति, ठीक है, संस्थाओं की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है पावेल और डेमेगियो के अनुसार। पवेल और डेमिगियो जो कि 1991 का, उनका मानना था कि संस्थाएं केवल मानव अभिकल्पना मतलब डिजाइन से नहीं बनती, बल्कि वे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार विकसित होती हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, इन लोगों ने बताया कि भाई संस्थाएं जो है ना, या हम कहें इंस्टीट्यूशंस, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने या ग्रुप ऑफ पीपल ने सोचा कि भाई हम ये बना देंगे, नहीं, ये तब बनती हैं जब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार बनाई जाती है। मतलब हमारा भाई पुराना इतिहास भी और पुरानी संस्कृति भी हमारी उसी संदर्भ में हो, तभी हम एक संस्था बना पाए। पीटर हॉल के अनुसार संस्थाएं समाज में लोगों के संबंधों और व्यवहारों को नियमित करने के लिए नियम और प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य करती है। पीटर हॉल ने बताया कि भाई जो संस्थाएं हैं ना वो समाज में कैसे हैं, समाज में जो लोग हैं उनके संबंधों को और उनके व्यवहारों को नियमित करना, कि भाई उनके जो संबंध है वो सही नियमित में रहे। ठीक है, और जो वो व्यवहार कर रहा है व्यक्ति या जो समाज के लोग हैं वो व्यवहार कर रहे हैं वो नियमित रूप से रहे। इस चीज को करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के माध्यम से काम करती है। कि संस्थानों के पास नियम, संस्थान क्या करते हैं, नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करती है ताकि लोग जो समाज में रह रहे हैं वो सही संबंधों को अपनाएं और सही व्यवहार से काम करें। ठीक है, तो ये हो गया। सार्वजनिक संस्थानों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो सार्वजनिक संस्थान मुख्य रूप से जनता से जुड़े मुद्दों को सुलझाने का कार्य करते हैं। ठीक है, भाई जनता की अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी मुद्दा है, तो वो सार्वजनिक संस्थान उसको सुलझाने का काम करता है। ठीक है, पहला पॉइंट आता है प्रतिनिधित्व। ये संस्थाएं नागरिकों और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, मतलब ये जो संस्थाएं बनाई गई हैं जो कि सरकार के द्वारा बनाई गई है मेनली, ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है, या फिर हम कहें कि ये क्या करती है, ये करती है नागरिक और जो नागरिक के हित होते हैं उनका प्रतिनिधित्व, कि भाई उन हितों का या नागरिकों के साथ कुछ गलत ना हो या उनके हितों का हनन ना हो। निर्वाचित निकायों के माध्यम से सरकार को जवाबदेह बना। ठीक है, देखिए सरकार ने ना, या हम कहें कि सरकार में एक प्रकार से हम कहें संविधान के अंतर्गत कई सारे निकाय बनाए गए हैं जिनका काम होता है भाई पर्टिकुलर जो इशू है उसको देखकर उस पर काम करना। ठीक है, तो ये जो क्या करते हैं, एक प्रकार से ये जो संस्थाएं हैं ना, उन निकायों या फिर जो निकाय बनाया गया है उस काम के लिए, जैसे निर्वाचित निकाय, उसको चुनती है और उसके माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाती है कि भाई आप जवाब दीजिए ये चीज क्यों नहीं हो रही है, इस प्रकार से। ठीक है, डायरेक्ट ये निकाय सरकार से नहीं पूछते हैं, बट उन निकायों को, मतलब ये जो संस्थान है ये सरकार के ऊपर डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, परंतु जो निकाय बनाए गए हैं, छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि ऑफिस बनाए गए जिनके थ्रू वो काम होता है, उन चीजों के द्वारा पूछा जाता है। फिर आता है विधान। विधायी संस्थाएं कानून बनाती हैं जिससे समाज में व्यवस्था और अनुशासन बना रहे। ठीक है, जो विधायिका संस्थाएं हैं, ठीक है, या हम कहें विधायिका नहीं कहेंगे, विधायी कहेंगे, तो विधायी जो संस्थाएं हैं वो मेनली कानून बनाती हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, उन कानूनों से समाज में व्यवस्था बनी रहती है और समाज में अनुशासन जो डिसिप्लिन है वो बना रहता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है प्रशासन और निष्पादन।
निष्पादन। सरकारी संस्थाएं नीतियों को लागू करना और सुचारू रूप से निष्पादित करने का कार्य करती है। ठीक है, सरकारी संस्था, देखिए कानून बना दिया किसने? विधायी ने कानून बना दिया। जो सरकारी संस्थाएं हैं, कानून बनाने के बाद भी और प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो आगे जो संस्थाएं आती हैं, उन्होंने क्या करा? नीतियों को या कानूनों को लागू करा और सुचारू रूप से उन्हें निष्पादित किया कि भाई ये जो कानून बनाया गया है, ये सही प्रकार से काम करे। ये चौथा पॉइंट आता है यहाँ पे, न्याय निर्णयन। न्यायिक संस्थाएं विधा विवादों का समाधान करती हैं, कानून के शासन को बनाए रखती हैं और संविधान की व्याख्या करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अभी हमने ऊपर एक प्रकार से कहा है कि भाई न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सारी चीजें आ जाती है, फिर कानून व्यवस्था भी आ जाती है। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट कवर करता है कि भाई जो न्यायिक संस्थाएं हैं, मतलब न्याय से रिलेटेड जो संस्थाएं बनाई गई हैं, वो क्या करती हैं? विवादों को सुलझाती हैं, कानून को बनाए रखती हैं, कानून का शासन को बनाए रखती हैं और संविधान की व्याख्या करती हैं। फिर पांचवा आता है नागरिक कल्याण के बारे में। ये जो नागरिक कल्याण से रिलेटेड संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम नागरिकों को अधिकतम लाभ पहुंचाना होता है। ठीक है, नागरिक कल्याण के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं, उनका काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा उन्हें लाभ पहुंचाया जाए। इन सभी कार्यों के माध्यम से सार्वजनिक संस्थाएं राज्य की स्थिरता बनाए रखती हैं, समाज में अनुशासन और संतुलन स्थापित करती है। ठीक है, जितने भी काम है, जैसे न्याय बनाए रखना, ठीक है, नागरिकों के कल्याण के लिए ध्यान देना, कानून बनाना, कानूनों का पालन करवाना, ठीक है, उससे पहले प्रतिनिधित्व करना, ये सारे काम ये जो संस्थाएं बनाई गई हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो सके? राज्य में स्थिरता बनी रहे, ठीक है, और समाज में अनुशासन और संतुलन स्थापित रहे। सार्वजनिक संस्थानों के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई सार्वजनिक जो संस्थान है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अध्ययनों की आवश्यकता क्यों है? सार्वजनिक संस्थान किसी भी समाज के शासन का आधार होते हैं, मतलब एकदम बेस होते हैं। ठीक है, इनका अध्ययन कई कारणों से किया जाता है। पहला कारण है शासन व्यवस्था को समझना। सार्वजनिक संस्थान यह तय करता है कि सरकारी नीतियां और योजनाएं कैसे बने और लागू हों। ठीक है, शासन व्यवस्था को समझना। अगर आपको शासन व्यवस्था को समझना है, तो आपको सार्वजनिक संस्थानों को समझना होगा। इसमें हम क्या समझते हैं? इसमें समझते हैं कि सार्वजनिक संस्थान क्या तय करता है? यह तय करता है कि सरकारी नीतियां कैसे बनाई जाएंगी, ठीक है, और उन्हें लागू कैसे किया जाएगा, ये सार्वजनिक संस्थान तय करता है। मतलब प्रोसेस क्या होगा, ये सार्वजनिक संस्थान के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट आता है लोकतंत्र और कानून की प्रक्रिया। लोकतंत्र, कानून का शासन और सरकारी नीतियों के क्रियान्वयनों को समझने के लिए संस्थानों का अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, अगर आपको लोकतंत्र व्यवस्था को समझना है, कानून का शासन किस प्रकार से है ये समझना है, ठीक है, और जो सरकारी नीतियां हैं वो किस प्रकार से क्रियान्वयन होती है, मतलब एक नीति बनाई गई और नीति किस प्रकार से चल रही है, अगर आपको ये समझना है, तो आपको जो सार्वजनिक संस्थान है उनको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन बात करें कि सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन क्यों करना चाहिए आपको, आवश्यकता क्या है। तीसरा पॉइंट आता है आर्थिक और सामाजिक विकास। भारत के भारत के सार्वजनिक संस्थान आधारभूत ढांचे, आर्थिक योजना, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास, भाई समाज में आर्थिक रूप से भी विकास हो और सामाजिक रूप से भी विकास हो, इसके लिए भारत में जो सार्वजनिक या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं ना, इनका मेन काम क्या होता है? आधारभूत ढांचे को देखना, ठीक है, आर्थिक नियोजन करना, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य और जो शिक्षा है उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्थाओं की कार्य प्रणाली। संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं, समाज में इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह जानने के लिए आपको सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, जो संस्थाएं बनाई गई, ये संस्थान बनाए गए, ठीक है, वो काम कैसे करते हैं, समाज में उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, वो समाज में सही प्रभाव डाल रहे हैं या प्रभाव नहीं डाल रहे, ये सब आपको समझना है। तो आपको किस चीज का अध्ययन करना होगा? सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन करना होगा। पांचवा पॉइंट आता है यहाँ पे सरकारी नीतियों, नीति और प्रशासन। नीति निर्माण, शासन प्रणाली, जवाबदेही और नेतृत्व की सफलता सार्वजनिक संस्थानों पर निर्भर करती है। ठीक है भाई, नीति का निर्माण कैसे होगा, शासन प्रणाली किस प्रकार की होगी, कौन किसके प्रति जवाबदेह होगा और नेतृत्व कौन करेगा, इन चीजों को सही प्रकार से करने के लिए सार्वजनिक संस्थानों के ऊपर निर्भर होती हैं ये सारी चीजें, कि अगर सही प्रकार से चलना है तो ये सब सार्वजनिक संस्थानों पर निर्भर है। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए आपको सार्वजनिक संस्थानों को समझना होगा। तो ये 5 पॉइंट है जो कि आपको समझाएंगे सार्वजनिक संस्थानों के बारे में। अब आती है असीमा सिन्हा 2020 के अनुसार सार्वजनिक संस्थानों का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, असीमा सिन्हा 2020 के अनुसार जो सार्वजनिक संस्थान है उनका विश्लेषण किया गया है। किस प्रकार है कि असीमा सिन्हा के अनुसार संस्थाओं का विश्लेषण समन्वय, विश्व विश्वसनीयता और स्वायत्तता के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि संस्थाओं को समझने के लिए डिजाइन, परिणाम और
शिथिलता मतलब कमजोरी के प्रकारों का अध्ययन आवश्यक है। इन्होंने क्या बताया कि असीमा सिन्हा ने बताया कि भाई संस्थाओं का विश्लेषण 3 चीजों के ऊपर बताया गया है। संस्थाओं का विश्लेषण समन्वय, विश्वसनीयता और स्वच्छता के आधार पर किया जाना चाहिए। कि भाई संस्थाओं को अगर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, अगर आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें 3 चीजों को ध्यान रखना चाहिए। समन्वय, विश्वसनीयता और स्वायत्तता, इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ उनका क्या मानना है, उनका मानना है कि संस्थाओं को समझने के लिए, अगर आपको संस्थाओं को समझना है तो आपको डिजाइन को समझना होगा, उनके परिणामों को समझना होगा और उनकी कमजोरी जो प्रकार है उनको अध्ययन करना होगा, उनको समझना होगा। तभी आप एक प्रकार से सार्वजनिक जो संस्थान है ना उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, बट ये हम कहें कि पॉइंटों की ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, बट ये है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया में रहे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा सार्वजनिक संस्थानों के अध्ययन के दृष्टिकोण। ठीक है, अलग अलग दृष्टिकोणों की बात करेंगे जो कि सार्वजनिक संस्थान के अध्ययन में है। ठीक है, या हम उपागम उन्हें कह सकते हैं। सार्वजनिक संस्थान का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन और तुलनात्मक राजनीति के अनुशासनों के अंतर्गत किया जाता है। सार्वजनिक संस्थान का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम लोग किस पे अध्ययन, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन और तुलनात्मक राजनीति के अनुशासन मतलब उनके डिसिप्लिन के अंतर्गत के क्षेत्र में ही हम लोग करते हैं। ठीक है, हम राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में, लोक प्रशासन और तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में ही हम सार्वजनिक संस्थानों का भी अध्ययन करते हैं। संस्थानों को समझने और उनके प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको संस्थानों के बारे में समझना है, ठीक है, और एक प्रकार से उनके क्या प्रभाव रहे हैं ये सब समझना है, तो आपको अलग अलग दृष्टिकोण जो है उनको अपनाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। ये दृष्टिकोण संस्थान की कार्यप्रणाली, विकास, संरचना और उनके सामाजिक राजनीतिक प्रभावों को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। ये जो दृष्टिकोण है या ये कहें पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ये क्या करते हैं, संस्थानों के कार्यप्रणाली, भाई कार्य किस प्रकार से होता है, उनका विकास किस प्रकार से हुआ, संरचना जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, और उनके सामाजिक राजनीतिक प्रभावों को स्पष्ट करने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। मतलब सार्वजनिक संस्थानों को अगर आपको समझना है तो आपको कुछ दृष्टिकोण जो कि यहाँ बताए गए हैं उन दृष्टिकोणों को समझना होगा, जिससे आपकी हेल्प बहुत ज्यादा होगी। दूसरा, आप सार्वजनिक संस्थान का जो टॉपिक है उसको क्लियरली समझ पाएंगे। पहला आता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी सार्वजनिक संस्थान को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक विकास को देखना आवश्यक है। ठीक है, अगर आपको कोई भी सार्वजनिक संस्थान को समझना है ना, तो उसके ऐतिहासिक मतलब उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसमें एक प्रकार से ऐतिहासिक विकास, उसका इतिहास का विकास किस प्रकार से आगे होता आया है समय के साथ, ये आपको समझना पड़ेगा। यह दृष्टिकोण संस्थानों के गठन और उनके विकास की प्रक्रिया को इतिहास के संदर्भ में विश्लेषित करता है। ये जो दृष्टिकोण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ये क्या करता है, संस्थानों के गठन मतलब जो संस्थान बन रहा था, ठीक है, उसके गठन और उनके विकास, संस्थान का विकास और उसका निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको इतिहास के नजरिए से देखता है, इतिहास के संदर्भ में देखता है। यहाँ पे पॉइंट क्या आते हैं, पहला पॉइंट आता है संस्थानों के निर्माण में ऐतिहासिक घटनाओं की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई संस्थान बनता है ना, तो उससे पहले एक घटना घटती है, ठीक है, उस घटना के रिजल्ट निकलता है वो संस्थान। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। आप जैसे कि हमने आपको, अगर हम एक नॉर्मल सा मैं उदाहरण दूं, तो आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि दुनिया को पता चल चुका था कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध हो सकते हैं, तो इसके लिए एक संस्थान होना चाहिए या फिर एक इंटरनेशनली बहुत बड़ा संस्थान होना चाहिए जो कि युद्ध के ऊपर ध्यान रखेगा, युद्ध होने से रोकेगा। ठीक है, तो लोगों को क्या महसूस हुआ, तो सेम इसी प्रकार के संस्थानों के निर्माण क्या होते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर होते हैं कि भाई ऐतिहासिक घटना में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस घटना की, उसके बाद संस्थान का निर्माण। उदाहरण के लिए भारतीय संसद के विकास, औपनिवेशिक शासन, संवैधानिक सुधार और स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित हुआ है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भारत का जो संसद है, ठीक है, पार्लियामेंट है भारत का, संसद का विकास किस पे, औपनिवेशिक शासन, संवैधानिक सुधारों और स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित है। भारत का जो संसद बना था उसमें कई सारी चीजें, आप कह सकते हैं कि जब बना था तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मली कुछ लोगों ने सोचा बना दिया, नहीं, उसके लिए काफी सारी प्रोसेस भी थी। ठीक है, और कई चीजों को ध्यान में रख के भी बनाया गया था। तो भारत का जो संसद है उसके विकास कि भाई बना तो उसमें भी था, एक प्रकार से हम ये कहें कि भाई अंग्रेजों के टाइम में भी। ठीक है, पर भारत में अगर हम देखें कि भाई स्वतंत्र भारत का संसद की भी बात करें तो औपनिवेशिक शासन से वो प्रभावित था, वैश्विक सॉरी संवैधानिक सुधारों से वो प्रभावित था और स्वतंत्रता संग्राम से वो प्रभावित था। इसीलिए ये जो भारतीय संसद है उसका विकास हुआ इतना अच्छे से। ठीक है, ऐतिहासिक अध्ययन यह भी बताता है कि संस्थानों की संरचना और कार्यप्रणाली समय के साथ कैसे बदलती है। ठीक है, इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं, ठीक है, ऐतिहासिक अगर आप पढ़ते हैं ऐतिहासिक अध्ययन, तो वो हमें ये बताता है कि भाई संस्थानों की संरचना मतलब जब उसे बनाया गया था, जो उसकी संरचना है वो
मतलब उसका स्ट्रक्चर और उसकी कार्यप्रणाली समय के साथ साथ कैसे बदलती रहती है। ठीक है, अब सपोज करिए कि भाई भारत का संसद, अगर हम बात करें औपनिवेशिक शासन में या फिर अंग्रेजों के टाइम में जैसा था, अगर आज भी वो वैसा होता तो क्या आज का भारत इस प्रकार का होता जैसे कि आज हमें नहीं, क्योंकि समय के साथ साथ उसमें विकास हुआ है। ठीक है भाई, कमियां महसूस हुई कि भाई ये कमी है, इसको महसूस हुआ, तो इस चीज को ठीक करने के लिए संसद में कुछ चीजें की गई। तो इस प्रकार से है कि भाई विकास समय के साथ साथ हो रहा है, तो ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर चेंजेस आते रहते हैं। यह विधि यह समझाने में मदद करती है कि किसी संस्थान की मौजूद मौजूद संरचना में बदलाव क्यों कठिन हो सकता है। ठीक है, ये जो विधि है ये हमें समझाने में मदद करती है कि भाई कोई भी जो संस्थान है ना, उसकी मौजूद संरचना मतलब जो उसका करंट का स्टेट है, ठीक है, उसमें बदलाव क्यों कठिन हो सकता है। ठीक है, बदलाव क्यों कठिन हो सकता है और क्यों आवश्यक है, ये दोनों चीजें एक प्रकार से कहें तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाई आज जैसे बात करें कि आज तो जो संसद की व्यवस्था है, ठीक है, आने वाले 10 20 30 सालों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां महसूस होंगी, तो समय के साथ साथ उसमें चेंजेस आते रहेंगे। तो वो एक तो कमियों में चेंजेस करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बट वो नेसेसरी भी है, क्योंकि अगर कमी नहीं करेंगे मतलब चेंजेस नहीं करेंगे तो वो कमी आज भी वही बनी रहेगी और आज से 30 40 साल भी बाद वही बनी रहेगी। ठीक है, तो इस चीज का पॉइंट है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यहाँ पे हम नॉर्मली ऊपर ऊपर से बात कर ले तो इतिहास में घटी घटनाओं के आधार पर उनके आप कह सकते हैं रिजल्ट के तौर पे चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, संस्थान जो है उनका निर्माण होता है। इस दृष्टिकोण का उपयोग संस्थानों में होने वाले सुधार और उनके ऐतिहासिक प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो दृष्टिकोण है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इसका उपयोग संस्थानों में होने वाले सुधार, भाई जो भी संस्थान है, कोई सा भी संस्थान का उदाहरण ले, जैसे कि उस संस्थान में सुधार और उनके ऐतिहासिक प्रभाव, जो इतिहास में उनके आप कह सकते हैं कि जो भी हुआ है, घटना घटी है, उसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। फिर आता है दूसरा तुलनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, आपको ये वाला समझ में आ गया होगा ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अब तुलनात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि हार्ड लैंग्वेज है थोड़ी सी, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज कमेंट करिए। ठीक है, हम आपको इजी से इजी लैंग्वेज में वो टॉपिक आपके कमेंट बॉक्स में ही आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आपको इधर उधर जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस टॉपिक का नाम लिखना है और एक्सप्लेन करने के लिए हमें बता देना है। तुलनात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरा दृष्टिकोण तुलनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग विभिन्न देशों, समाजों और राजनीतिक व्यवस्थाओं के कार्यरत संस्थानों के बीच समानता और अंतरों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए तुलनात्मक का मतलब ही है कि हम डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, दो संस्थानों में। अब यहाँ पे संस्थानों का क्या उदाहरण है, यहाँ पे है कि भाई अलग अलग जो देश है ना, देशों, समाज और राजनीतिक व्यवस्थाओं में कार्यरत संस्थानों के बीच समानता और अंतर का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम लोग इंडिया में बात करें कि भारत में, ठीक है, और एक प्रकार से अमेरिका में, ठीक है, भारत और अमेरिका में जो संस्थान है, जैसे एजुकेशन सिस्टम हो गया यहाँ का, ठीक है, एजुकेशन का जो सिस्टम है, तो हम लोग उनकी तुलना कर सकते हैं, हम समानताएं निकाल सकते हैं कि भाई हमारा कुछ हद तक अमेरिका के इस वाले संस्थान से सेम खाता है, पर कुछ हद तक इसमें अंतर भी है। तो इस प्रकार से कि हम दो संस्थानों में क्या करते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं, समानताओं को देखते हैं। ठीक है, वो देश, समाज और राजनीतिक व्यवस्थाओं में कार्यरत जो संस्थान चल रहे हैं उनके आधार पर। पहला पॉइंट क्या आता है, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत यह देखा जाता है कि एक ही प्रकार की संस्थाएं विभिन्न परिस्थितियों में कैसे कार्य करती हैं। जब तुलनात्मक राजनीति है ना, उसके अंतर्गत क्या देखते हैं कि एक ही प्रकार की संस्था अलग अलग परिस्थितियों में कैसे काम करती है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसदीय प्रणाली और संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना करके उनके प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण बताया गया कि भाई यूके, यूनाइटेड किंगडम में जो संसदीय प्रणाली है वो, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राष्ट्रपति प्रणाली है वो, इनके बीच में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, इन चीजों को अध्ययन करने के लिए हम इनकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यह दृष्टिकोण ये समझाने में मदद करता है कि विभिन्न परिस्थितियों में कौन से संस्थागत मॉडल अधिक प्रभावी है। ठीक है, ये जो दृष्टिकोण है तुलनात्मक दृष्टिकोण, इससे हमें ये समझने में मदद मिलता है कि भाई अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशंस में कौन सी जो संस्थागत मॉडल है जो कि अपनाया गया है वो बेहतर है। उदाहरण के लिए कि भाई हो सकता है किसी स्थिति में यूनाइटेड किंगडम का जो संसदीय प्रणाली मॉडल है वो बहुत बेहतर हो अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली मॉडल से। ठीक है, तो वहीं हो सकता है कहीं बिल्कुल अपोजिट हो, अमेरिका का अच्छा हो सकता है, यूनाइटेड किंगडम का खराब हो सकता है। तो ये व्यवस्था चलती रहती है। ठीक है, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि एक संस्थान की कार्यशैली किस हद तक उसके सामाजिक और राजनीतिक परिवेश से प्रभावित होती है। ठीक है, इससे एक चीज और स्पष्ट होती है, इससे आपको एक चीज और समझ में आएगी कि कोई भी एक संस्थान है, उसकी कार्यशैली मतलब कार्य करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, किस हद तक उसके सामाजिक और राजनीतिक परिवेश से प्रभावित होती है। ठीक है, प्रभावित होती है मतलब वो जो संस्थान है ना, वो किस हद तक प्रभावित होता है वहां के समाज से,
सामाजिक व्यवस्था से और वहां की राजनीतिक व्यवस्था से किस हद तक प्रभावित होता है, ये चीज हमें समझने में हेल्प मिलती है। तीसरा पॉइंट आता है कार्यात्मक दृष्टिकोण। कार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी सार्वजनिक संस्थान का अध्ययन उसके कार्य और भूमिका के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि कार्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत सिंपल सी बात है कि कोई भी संस्थान है, हम लोग उसका अध्ययन किस आधार पर करते हैं उसके द्वारा किए गए कार्य और उसके द्वारा जो भूमिकाएं हैं पूरी की जाती हैं, उनके आधार पर हम लोग समझते हैं कि भाई उसने कार्य क्या किया है, उसने क्या भूमिका निभाई है। इस चीज के आधार पर हम उनको अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट आता है, यह दृष्टिकोण यह विश्लेषण करता है कि संस्थाएं अपने उद्देश्य की पूर्ति कैसे करती हैं। ठीक है, इस दृष्टिकोण में जो कि है कार्यात्मक दृष्टिकोण, कार्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो संस्था है, ठीक है, या जो कोई संस्थाएं हैं, उन्होंने अपने जो उद्देश्य हैं, जो कि उनके उद्देश्य थे जब उन्हें बनाया गया था, उनकी पूर्ति वो कैसे करती है। नॉर्मल सी बात है, एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें भारत में, ठीक है, तो भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है, या फिर हम कहें कि भारत की जो पार्लियामेंट है, उसके जो उद्देश्य हैं वो क्या, उन उद्देश्यों को कैसे पूर्ति करती है। ठीक है, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे जो उसके उद्देश्य है उनकी पूर्ति करता है, इस चीज के आधार पर हम उसके क्या करते हैं, समझते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे भारत का चुनाव आयोग की बात की गई है। भारत में चुनाव आयोग की भूमिका को देखा जाए तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव निश्चित कराने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, भारत में जो इलेक्शन कमीशन है उसका इंपॉर्टेंट काम क्या है कि भाई इलेक्शन कराए जाएं स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से। ठीक है, ना ही किसी के पक्ष में हो और ना ही किसी के दबाव में हो। ठीक है, इस प्रकार से सुनिश्चित मतलब चुनाव जो है वो सुनिश्चित कराने का काम किसका है, चुनाव आयोग का है। और जब वो इस काम को करती है तो हम देखते हैं कि हाँ भाई, हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि हाँ उसने ये काम कैसे किया, स्वतंत्रता रूप से किस प्रकार से चुनाव कराए, निष्पक्ष रूप से किस प्रकार से चुनाव कराए। ये जो प्रोसेस है ना, इस चीज को हम पढ़ते हैं कार्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत। ठीक है, इस दृष्टिकोण के माध्यम से संस्थानों की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। ठीक है, अब ये जो दृष्टिकोण है इससे हमें ये पता चलता है कि भाई अगर हम जिस संस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं वो कितना दक्ष है, कितना बेहतर है और कितना प्रभावशाली है, मतलब उसकी प्रभावशीलता कितनी है। इस चीज का आकलन हमें पता चलता है कि भाई भारत का जो चुनाव आयोग है कितना दक्ष है और कितना प्रभावशीलता है, उसके अंतर्गत ये चीज हमें पता चलती है। संस्थानों की स्थिरता और उनकी उपयोगिता को भी इसी दृष्टिकोण के आधार पर परखा जाता है। ठीक है, भाई संस्थान की स्थिरता कितनी है, वो कितना स्थिर है। ऐसा तो नहीं है कि कोई छोटे मोटे मुद्दों के ऊपर वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं हिल जाता है संस्थान, इस प्रकार की, या उसकी उपयोगिता कितनी है, वो कितना उपयोगी है। इस दृष्टिकोण को भी मतलब इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत हम समझते हैं, कार्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत संस्थान की स्थिरता और उसकी उपयोगिता को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये तीसरा हो गया। आपका आता है चौथा दृष्टिकोण, वो आता है संरचनात्मक दृष्टिकोण। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी संस्थान की संरचना मतलब आधिकारिक ढांचा उसके कार्य करने की प्रणाली को प्रभावित करती। ठीक है, कैसे प्रभावित करती है, इस चीज के बारे में कि संरचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब यह है कि भाई जो भी संस्थान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं मेनली, ठीक है, उस संस्थान की जो संरचना है उसके कार्यों करने की जो प्रणाली है को प्रभावित करती है, किस प्रकार से प्रभावित करती है। ठीक है, भाई जो उसकी संरचना है वो उसमें जो कार्य है उसको प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर हम नॉर्मल से एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि भारत का चुनाव आयोग है, ठीक है, उसका जो ढांचा है वो ढांचा निष्पक्ष चुनाव कराने को किस प्रकार से प्रभावित करता है, क्योंकि ये उसका काम है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना उसका काम है। तो जो उसकी व्यवस्था है या हम कहें जो उसकी संरचना है वो किस प्रकार से इस चीज को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए मतलब सॉरी, पहले पॉइंट में इस दृष्टिकोण में ये देखा जाता है कि संस्थान की संगठनात्मक ढांचा कैसे तैयार किया गया और उनमें कौन-कौन से नियम लागू होते हैं। ठीक है, ये जो दृष्टिकोण है संरचनात्मक दृष्टिकोण, इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि संस्थान का संगठनात्मक ढांचा, जो उसका संगठनात्मक ढांचा है कैसे तैयार हुआ, मतलब कैसे बनाया गया, क्या सोच के बनाया गया, कौन-कौन से जो उसमें हिस्से हैं वो रखे गए। ठीक है, कैसे तैयार किया गया ये, और कौन-कौन से उसमें नियम लागू होते हैं, मतलब नियम कौन-कौन से लागू होते हैं उस संरचना के अंतर्गत। अगला पॉइंट आता है, उदाहरण के लिए समझें तो न्यायपालिका के संदर्भ में इस दृष्टिकोण से यह अध्ययन किया जाता है कि न्यायपालिका की पदानुक्रमित मतलब सीढ़ीनुमा जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, विभिन्न स्तरों पर जो न्याय देने की प्रणाली है वो किस प्रकार की। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए अगर हम संरचनात्मक दृष्टिकोण को देखें तो इसमें हम लोग मेनली ध्यान देते हैं उस संस्थान के संरचना पर। ठीक है, कि भाई वो संस्थान जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी संरचना किस प्रकार की है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण न्यायपालिका का लिया गया है, तो न्यायपालिका में एक तो जो सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि सबसे ऊपर कौन सा पद होगा, उसके नीचे कौन से पद होंगे, ये हो गया। उसके बाद न्यायपालिकाओं में अभी आपने देखा होगा एक होते हैं हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और अन्य कई सारे कोर्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग मुद्दों को संभालते हैं। तो इस प्रकार के लिए जो उनका सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, न्यायाधीश जो है जज है उसकी नियुक्ति कौन करता है,
प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से की जाती है, ये प्रक्रिया के बारे में हम समझते हैं। और सबसे आखिर में हम लोग समझते हैं इसके बारे में कि न्याय देने की जो प्रणाली है वो कैसी है, ठीक है? न्याय करने की जो प्रणाली है वो कैसी है, किस प्रकार से न्याय करती है, ठीक है? तो ये न्यायपालिका का उदाहरण लेके संरचनात्मक दृष्टिकोण को समझाया गया। अगले पॉइंट में हम देखें तो संस्थान के डिजाइन का उसके कार्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी विश्लेषण इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है? भाई जिस भी संस्थान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसका डिजाइन उसके कार्यों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अगर हम न्यायालय में देखें तो जो एक प्रकार से हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, वो उसके काम को किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस हद तक प्रभावित करता है, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं संरचनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत। अगला आता है व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण संस्थानों के भीतर कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार, कार्यशील और आपसी संबंधों पर केंद्रित होता है। ऊपर वाला क्या था कि भाई संस्थान का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, ये वाला है कि संस्थान में जो लोग काम कर रहे हैं उनका व्यवहार, उनके कार्यशैली मतलब कार्य किस प्रकार का है, ठीक है? और आपसी संबंध, उनके बीच में आपसी संबंध में आपस के जो संबंध है वो कैसे हैं, इन चीजों के ऊपर केंद्रित होता है। यह दृष्टिकोण का यह मानता है कि किसी भी संस्थान की कार्यप्रणाली उसके कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार पर निर्भर करती है, ठीक है? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई संस्थान बनाने से कुछ नहीं होता, संस्थान में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी व्यवहार किस प्रकार का है, इस चीज के ऊपर भी उस संस्थान का काम निर्भर करता है, ठीक है? अगर हम बात करें नॉर्मल से किसी भी, आप कह सकते हैं कि कोई भी एक संस्थान है जिसमें जो संस्थान है बनाया गया, ठीक है, परंतु उसमें जो लोग है ना वो करप्टेड है, तो क्या वो संस्थान सही प्रकार से काम कर पाएगा? हो सकता है हर दूसरा बंदा वहां पे घूस ले रहा हो, ठीक है, रिश्वत ले रहा हो, तो क्या वो संस्थान सही प्रकार से काम कर पाएगा? नहीं। तो व्यक्तियों का व्यवहार किस प्रकार का है, ठीक है, इस चीज के ऊपर निर्भर करता है, वो लोग काम किस प्रकार का कर रहे हैं, व्यवहार किस प्रकार का है और उनके बीच में आपस में संबंध किस प्रकार के हैं, इस चीज को हम लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है विधायी न्याय का में सांसदों और विधायकों का व्यवहार किस प्रकार की नीतियां बनाता है, इस दृष्टिकोण को समझाया जाता है, ठीक है? उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या बताया कि विधायिका की बात करी गई, जिसमें क्या होता है सांसदों और जो विधायक हैं, विधायकों, उनके बीच में उनका व्यवहार किस प्रकार का है, उनके बीच में संबंध किस प्रकार के हैं, ठीक है? और साथ में जब वो लोग नीतियां बनाते हैं ना, तो नीतियों किस प्रकार की बनाई जाती है, इस चीज के ऊपर ये ध्यान देता है। यह दृष्टिकोण संस्थान के अंदर निर्णय लेने की प्रक्रिया, संचार व्यवस्था और सदस्यों के बीच आपसी तालमेल का विश्लेषण करता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग अगर समझें तो हम संस्थान में समझते हैं संस्थान के अंदर निर्णय कैसे लिया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। फिर संचार किस प्रकार का हो रहा है, दो व्यक्ति या दो से अधिक जो व्यक्ति हैं संस्थान के अंदर काम कर रहे हैं, उनके बीच में संचार व्यवस्था किस प्रकार की। फिर सदस्यों के बीच आपसी तालमेल क्या है और कैसा है, भाई ऊपर वाले पोस्ट जो है, नीचे वाले पोस्ट जो है, उनके बीच में आपसी तालमेल कैसा है, ठीक है? इस प्रकार से ये सारी चीजें हम व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत समझते हैं। ये हो जाएगा। अब 5 के बाद हम देखते हैं छठा पॉइंट, ठीक है? संस्थावाद। संस्थावाद के अनुसार संस्थाएं न केवल नीतियों को प्रभावित करती हैं बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को भी नियंत्रित करती हैं। संस्थागत जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत देखें तो संस्थाएं न केवल नीतियों को प्रभावित करती है बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करती है, ठीक है? व्यक्तिगत व्यवहार को भी प्रभावित करती है, एक व्यक्ति का क्या व्यवहार है उस चीज को, और समाज में जो व्यवहार है उसको, दोनों चीजों को क्या करती है, वो प्रभावित करती है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला भाग है ऐतिहासिक संस्थावाद। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि संस्थानों का ऐतिहासिक विकास उनके मौजूदा स्थिति को प्रभावित करता है, ठीक है? ऐतिहासिक जो संस्थावाद है ये उस दृष्टिकोण या फिर ये कहें यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि संस्थानों का जो ऐतिहासिक विकास है, मतलब इतिहास में जो विकास उनका चला आ रहा है, वो उनकी करंट जो स्टेट है, आज की जो स्टेट है, उसको प्रभावित करता है। संस्थानों में परिवर्तन लाने में कठिनाई का मुख्य कारण उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, ठीक है? अगर संस्थानों में परिवर्तन लाना है तो उसके लिए जो कठिनाइयां सामने आती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मतलब जब उन्हें एकदम शुरुआत में जिस आधार पर या जिस सोच को रखकर बनाया गया था, ठीक है, वो उनका मतलब संस्थान में कठिनाई लाने में क्या करती है, एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि कारण बनती है, ठीक है, मुख्य कारण है। फिर उदाहरण के लिए भारत के औपनिवेशिक इतिहास ने इसकी प्रशासनिक संरचना और संस्थान कार्यों करने के जो तरीके हैं को काफी प्रभावित किया। आज अगर हम बात करें तो भारत में जब ऐतिहासिक मतलब हम औपनिवेशिक शासन की बात करें, अंग्रेजों के शासन की बात करें, तो जब
यहाँ पे संसद स्थापित की गई थी, जो व्यवस्था तब अपनाई गई थी ना, वो व्यवस्था कहीं ना कहीं आज आपको देखने को थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। परंतु अगर आज हम अपनी संसद में या फिर कहे पार्लियामेंट में कोई बहुत बड़ा चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो औपनिवेशिक इतिहास रहा है वो एक कारण बनेगा कि चेंजेस ना हो सके या चेंजेस को रोकने में, मतलब एक कठिनाई आने में एक महत्वपूर्ण कारण बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो उसका इतिहास रहा है, ठीक है, जो उसका ऐतिहासिक विकास रहा है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि आज का जो है संविधान, एक प्रकार से हम कहें पार्लियामेंट है, उसमें बहुत बड़े चेंजेस ना हो सके। ठीक है, इस चीज को लेकर है। तो क्या इस पॉइंट में यही बताया गया है कि ऐतिहासिक संसद वो संस्थावाद में इस चीज पे ध्यान दिया जाता है कि जो उसका इतिहास का विकास रहा है ना, वो आज की जो स्थिति है उसको काफी हद तक प्रभावित करता है। फिर आता है तर्क संगत विकल्प संस्थावाद। यह दृष्टिकोण संस्थानों के भीतर व्यक्तिगत निर्णय के तर्क संगत आधार पर काम करने पर जोर देता है। ये जो दृष्टिकोण है ये क्या करता है, संस्थानों के अंदर जो व्यक्तिगत निर्णय, मतलब एक एक व्यक्ति जो अपना निर्णय ले रहा है, व्यक्तिगत निर्णय मतलब व्यक्ति के अपने निर्णय, ठीक है, के तर्क संगत आधार, भाई जो उसने निर्णय लिया है उसका तर्क संगत, मतलब जो निर्णय है वो एक प्रकार से तर्क होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं आउट ऑफ द ब्लू आपने कोई सब एक निर्णय लिया, नहीं, तर्क संगत आधार पर काम करने पर जोर देता। ठीक है, अगर आपने कोई निर्णय लिया है तो उसका तर्क संगत आधार होना चाहिए, तभी काम होना चाहिए। ठीक है, यह मानता है कि संस्थानों के भीतर भीतर कार्यरत व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के अनुसार निर्णय लेते हैं, लेकिन संस्थागत नियमों और अवसरों से प्रभावित होते हैं। देखिए, ये क्या मानता है, जो तर्क संगत विकल्प संस्थावाद है, ये मानता है कि संस्थान के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, आप कैसे भी कह सकते हैं कि भाई चुनाव आयोग होगा, उसमें जो व्यक्ति काम कर रहा है वो अपने निजी स्वार्थ, मतलब अपने स्वार्थ के अनुसार निर्णय लेते हैं। ठीक है, लेकिन संस्थागत नियमों और अवसर से प्रभावित होते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जब उन्होंने निर्णय ले लिया परंतु जो संस्थागत नियम, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं, जो अवसर सेट किए गए, अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है, वो उस चीज से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए भारत के संसद की बात की गई है, तो उदाहरण के लिए भारतीय संसद में सांसदों के निर्णय प्रक्रिया को इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है कि वह पुनः चुनाव जीतने के लिए कौन कौन से निर्णय लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे भारत में संसद का लिया गया, भारत में जो संसद में पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं, जो सांसद कहलाते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो निर्णय लेना होता है, जो वो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय इसलिए लेते हैं ताकि वो इन फ्यूचर भी क्या करें, चुनाव जीतने के लिए कौन कौन से निर्णय लेते हैं, मतलब इन फ्यूचर वो चुनाव जीतने के लिए आज निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, मतलब अपने स्वार्थ के लिए ले रहे हैं ताकि भविष्य में वो दोबारा चुने जाए। ठीक है, तो ये उस चीज के बारे में हम यहाँ पे, आप मेनली जो भारत का संसद है उसका उदाहरण लिख सकते हैं। अगर हम बात करें जो चुनाव आयोग है उसका आप उदाहरण छोड़ सकते हैं, पर मेनली सिंपल इसका यही मतलब बनता है कि भाई संस्था में जो व्यक्ति काम कर रहा है वो अपने स्वार्थ के अनुसार निर्णय ले रहा है, निजी स्वार्थ के लिए निर्णय ले रहा है ताकि उसका कुछ फायदा हो सके, परंतु उससे कहीं ना कहीं जो संस्थागत नियम है और अवसर है वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, सातवां आता है सार्वजनिक चयन का सिद्धांत। सार्वजनिक चयन सिद्धांत तर्कसंगत विकल्प संस्थागत का ही एक भाग है। ठीक है, सार्वजनिक चयन सिद्धांत क्या है, तर्कसंगत विकल्प, मतलब ऑप्शन वो भी तर्कसंगत होना चाहिए। ठीक है, तो संस्थावाद का ये एक हिस्सा है, जो कि हमने ये वाले बात करी, छठे पॉइंट का ही ये एक हिस्सा है जो निर्वाचित अधिकारियों और नौकरशाहियों और मतदाताओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं निर्वाचित अधिकारी, जो अधिकारी चुने गए हैं, नौकरशाही जो कि सरकारी जॉब्स पे है, ठीक है, उसके बाद मतदाता जो कि वोटर्स हैं, इनके व्यवहार का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। यह सिद्धांत यह मानता है कि लोग अपने निजी हितों के को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के मतलब सार्वजनिक चयन सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि लोग अपने निजी हित के लिए, मतलब मैं अगर कोई निर्णय ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरे निजी हित के लिए होगा। ठीक है, ये इसमें माना जाता है। उदाहरण के लिए कोई राजनेता अपने पुनः चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए नीतियां बनाता है ताकि वे अधिक वोट प्राप्त कर सके। ठीक है, जैसे कि कोई राजनेता, कोई पॉलिटिकल पर्सन एक प्रकार से कहें, तो वो क्या करता है, देखता है कि दोबारा उसके चुनाव में संभावनाएं हैं या नहीं है, उनके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो नीतियां बनाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वोट ले सके। नीतियां किस प्रकार की, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नई नई स्कीम्स लाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वोट जो है उसको गेन कर सके। ठीक है, इस दृष्टिकोण से ये समझने में मदद मिलती है कि संस्थाएं और उनके सदस्य किस प्रकार अपने निर्णय लेते हैं और किन कारणों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये जो दृष्टिकोण है सार्वजनिक चयन का सिद्धांत, इस दृष्टिकोण से ये समझने में मदद मिलती है कि जो संस्थाएं हैं, ठीक है, और जो उनके सदस्य हैं किस प्रकार अपने निर्णय लेते हैं। ठीक है, और वे
किन कारणों से प्रभावित होते हैं, उनके जो द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं वो किन कारणों से प्रभावित होते हैं, वो अपने निर्णय लेते हैं। ठीक है, अब हमने संस्थावाद की बात करी। अब हम देखते हैं नया संस्थावाद। नया संस्थावाद संस्थानों के निर्माण, उनके कार्यों के करने के तरीके और उनके विकास को समझने का आधुनिक दृष्टिकोण है। ये एक आधुनिक दृष्टिकोण है, मतलब आप कह सकते हैं कि नया दृष्टिकोण है। ठीक है, जिसमें हम क्या समझते हैं, संस्थानों का निर्माण किस प्रकार से है, उनके कार्य करने के तरीके क्या है, ठीक है, और उनका विकास क्या है। इस प्रकार से यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय और तर्कसंगत चुनाव संस्थावाद को मिलकर संस्थानों की व्यापक व्याख्या करता है। ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण कई आप कह सकते हैं कि टॉपिक्स के ऊपर पढ़ता है, उसके बाद व्याख्या करता है। किन किन? ऐतिहासिक के बारे में समझेगा, समाज शास्त्रीय के बारे में समझेगा, फिर तर्कसंगत चुनाव संस्थावाद के बारे में समझेगा। इन सबको मिलाकर संस्थानों को क्या करता है, व्याख्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। यह अध्ययन करता है कि संस्थाएं बाहरी दबाव जैसे कि वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और सामाजिक मूल्यों में बदलाव के अनुसार कोई अनुकूलित होती है, कैसे अनुकूलित होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत नया संस्थावाद जो है, इसके अंतर्गत हम इस चीज को समझते हैं कि जो संस्थाएं हैं वो बाहरी दबाव मतलब बाहर से जो प्रेशर आ रहा है, जैसे कि वैश्वीकरण का प्रेशर हो गया, फिर तकनीकी विकास का प्रेशर हो गया, या फिर सामाजिक मूल्य जो बदलाव है, ठीक है, उनके अनुसार कैसे अनुकूलित होती है, मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि अपने आप को स्ट्रक्चराइज करती है, अनुकूलित करती है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत जेम्स जी मॉर्च और जोहन पी ऑल्सन द्वारा दी गई संस्थागत परिकल्पनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत भाई दो व्यक्तियों ने अपनी संस्थागत जो परिकल्पनाएं हैं वो दी हैं, वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक रीडिस्कवरिंग इंस्टीट्यूशंस जो कि 1989 में आई थी, और अन्य लेखों में संस्थानों के संगठनात्मक आधार को विस्तार से समझाया है। ठीक है, ये कि भाई उन्होंने किस किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, रीडिस्कवरिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि 1989 में आई थी। ठीक है, तो वो क्या करती है, विस्तार से समझाती है हमें संगठनात्मक जो व्यवस्था है उसके बारे में, और नया संस्थावाद जो दृष्टिकोण है उसके बारे में। देखिए यहाँ पे 8 दृष्टिकोण की बात करी गई है। 8 में से अगर आप 4, 5 या 6 भी अच्छे से पढ़ लेते हैं और दृष्टिकोण के बारे में क्वेश्चन आता है, तो आप काफी एक्सप्लेन वर्जन में उसे लिख पाएंगे, आप समझ पाएंगे। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड टॉपिक है, आपको बस बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए, आप आंसर फटाफट बना के लिख देंगे। किस प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टिकोण संस्था के ऐतिहासिक विकास के ऊपर ध्यान देता है, ताकि उससे समझ पाए कि भाई संस्था का किस प्रकार की है। ठीक है, तुलनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम दो संस्थाओं का एक दूसरे से तुलना करते हैं और समझते हैं कौन सी संस्था अच्छी है। फिर कार्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत संस्था के अंदर कार्य किस प्रकार से हो रहा है ये हमें समझ में आता है, और उसके आधार पर हम संस्था को समझते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण संस्था का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। ठीक है, भाई उसमें जो ओहदे हैं, पोस्ट हैं, स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, कौन सा व्यक्ति किससे ऊपर किससे नीचे है, ये सब हम समझते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत संस्था के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका व्यवहार किस प्रकार का है, वो उसका व्यवहार संस्था को किस हद तक प्रभावित करता है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर संस्थावाद आ जाता है। ठीक है, संस्थावाद के अंतर्गत भाई 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ऐतिहासिक संस्थावाद और तर्कसंगत विकास संस्थावाद। और फिर सार्वजनिक चयन का सिद्धांत, ये भी संस्थावाद का ही एक हिस्सा है। ठीक है, ये हो गया, और अंत में आपका नया संस्थावाद। तो आप ऊपर के अगर 4, 5, 6 भी अच्छे से याद करते हैं, समझ लेते हैं, बेसिक डिटेल आपको पता होती है, तो आप अच्छे से आंसर बना पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तब। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।